एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोग जेएनके इकोनॉमी की सीरीज़ कर रहे हैं। जेएनके इकोनॉमी पे हम ऑलमोस्ट 3 लेक्चर्स जो है वो कर चुके हैं। ये हमारा 4th लेक्चर रहेगा और इस पे मैंने कहा था आपको टोटल 5 लेक्चर्स आएंगे अभी, मतलब और एक लेक्चर आएगा और उसके बाद एक MCQ वीडियो आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा 4th लेक्चर है। इसके बाद एक लेक्चर और एक MCQ वीडियो आएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ पिछले लेक्चर्स की तो हमने डिस्कस किया था कि जो इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी में जो है 3 सेक्टर्स आते हैं, एक प्राइमरी सेक्टर, एक सेकेंडरी सेक्टर और एक टर्शरी सेक्टर। इसको हम बोलते थे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसमें इंडस्ट्रीज़ की बात होती थी। इसको हम बोलते थे एग्रीकल्चरल सेक्टर, इसमें रॉ मटेरियल्स की बात होती थी। और इसको हम क्या कहते थे, सर्विस सेक्टर, इसमें हमारे पास ट्रांसपोर्ट और टूरिज़्म आता था। ठीक है, इसको हम ब्लू कॉलर के नाम से भी जानते थे, इसको रेड कॉलर के नाम से भी जानते थे और इसको हम वाइट कॉलर के नाम से भी जानते थे। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। फिर हमने एग्रीकल्चरल सेक्टर को जो है थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया था। एग्रीकल्चरल सेक्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में हमने सैफरॉन की बात की थी और कुछ फ्रूट्स की बात करी थी। ठीक है, सैफरॉन और फ्रूट्स की बात करी थी। फ्लोरिकल्चर में हमने गार्डन्स वगैरह की बात करी थी और टुलिप गार्डन की बात करी थी। ठीक है, बाकी और मुगल गार्डन्स की और टुलिप गार्डन की बात करी थी। फिर हमने पढ़ा था सेरिकल्चर। सेरिकल्चर में हम लोग सिल्क वर्म्स की बात कर रहे थे, मलबरी ट्रीज़ की बात करी थी। फिर सिल्क हम कैसे सिल्क वर्म से निकालते हैं उसको सेरिकल्चर बोलते हैं, उसकी बात करी थी। फिर हमने करा था लाइव स्टॉक को डिस्कस। लाइव स्टॉक में हमने कव, शीप, गोट, ये सब से जब हम कोई भी स्टफ़ निकालते हैं या कोई भी इनको यूज़ करके अगर हम कोई भी चीज़ इकोनॉमी के लिए इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लाइव स्टॉक से जो भी हमें मदद मिलती है। ठीक है, तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा दूसरा सेक्टर है, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर भी बोलते हैं और जिसको हम कभी कभी इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं और जिसको हम ब्लू कॉलर के नाम से भी जानते हैं और जिसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना था, 22% था। ठीक है, और ये हमेशा या तो स्टेबल ट्रेंड शो करता था या तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड शो करता था। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ये हमने पिछले लेक्चर में करी है। चलिए इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इस लेक्चर में इंडस्ट्रियल सेक्टर बता चुकी हैं आपको कि मैन्युफैक्चरिंग को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको हम फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली बार एग्जांपल बताई थी, अगर हमारे पास व्हीट फ्लोर है, मीन्स व्हीट का आटा है हमारे पास, उसको ब्रेड में बनाना है तो ये ब्रेड कहाँ पे मैन्युफैक्चर होगा, इंडस्ट्री में। ठीक है, तो ये सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। लेकिन जो फ्लोर है ये हमारे पास रॉ मटेरियल है और रॉ मटेरियल जो है उसको हम कहाँ पे काउंट करते हैं, प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में। ठीक है, चलिए वही बात यहाँ पे एक्सप्लेन करी है कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कहाँ पे करते हैं फाइनल प्रोडक्ट्स में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चर, क्योंकि हम जेएनके की इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं तो जेएनके में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर, सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट जहाँ से हमें सबसे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री जहाँ से हमें क्या मिलता है, जहाँ से हमें कुछ हमारी इकोनॉमी जो है वो बूस्ट होती है, तो वो कौन सा सेक्टर है या कौन सी यूनिट है, दैट इज़ हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट एक ऐसी इंडस्ट्री है, ठीक है, जहाँ से हमें क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी हमारी बूस्ट होती है जेएनके की। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। हैंडीक्राफ्ट का मतलब है हैंड मेड थिंग्स, जो हम हाथ से बनाते हैं कुछ चीज़ें, उनको बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट। अब देखिए इसमें वुड कार्विंग होती है। वुड कार्विंग मीन्स हम लोग वुड का इस्तेमाल करके, ठीक है, लकड़ी का इस्तेमाल करके उनसे या तो फर्नीचर बनाएंगे, ठीक है, या तो फर्नीचर बनाएंगे या तो पेंटिंग्स भी कभी कभी बनती हैं। ठीक है, वुड की पेंटिंग्स, वुड पे जो है फ्रेम बनते हैं वुड के, ठीक है, या तो बैट्स बनते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये किस में आती है, वुड कार्विंग में आती है और वुड कार्विंग हैंडीक्राफ्ट में आता है। अब वुड कार्विंग जो है उसमें वुड यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो किसका वुड यूज़ हो रहा है, ठीक है, या तो चिनार का, ठीक है, या तो वॉलनट का। ठीक है, वॉलनट का, चिनार और वॉलनट का। और आपको पता है कि विल्लो बैट्स भी जो है कश्मीर के बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, विल्लो बैट्स। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। एक तो हैंडीक्राफ्ट में हमने वुड कार्विंग कर लिया, दूसरा क्या आता है हैंडीक्राफ्ट में, हमारी दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज़ शॉल्स एंड कारपेट्स। शॉल्स और कारपेट्स जो है वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं किसका, हैंडीक्राफ्ट यूनिट का। ठीक है, अब देखिए जो शॉल्स होते हैं ना, पहले इनकी बात करते हैं। शॉल्स 3 तरीके की होती है, एक तो शहतूश, एक तो पश्मीना एंड तीसरा कौन सा है, रफल।
ठीक है। अब जो ये शहतूश शॉल होता है ये सबसे महंगा होता है, ठीक है। सबसे महंगा क्यों? क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है एंड इसको हम रिंग शॉल भी बोलते हैं। रिंग शॉल इसलिए कि अगर एक रिंग है, अगर आप उसमें से इस शॉल को पास करोगे तो ये मतलब इस रिंग के बीच में से बहुत आराम से निकलेगा, ठीक है। मतलब आप इमेजिन करो आपके पास शॉल है, इतना मोटा शॉल है, अगर वो एक रिंग से निकल रहा है तो दैट मीन्स वो कितना कंप्रेस हो रहा है, उसकी क्वालिटी, उसका स्टफ़ कितना अच्छा है, तभी इसको रिंग शॉल बोलते हैं, क्योंकि ये रिंग से आराम से पास हो सकता है। और ये कॉस्टलीस्ट भी होता है क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। कौन सा शॉल? शहतूश शॉल, ठीक है। अब अगर दूसरे शॉल की बात करें, दैट इज़ पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल की मैं ऑलरेडी जब हम लाइव स्टॉक में बात कर रहे थे, लाइव स्टॉक में मैंने आपको बताया था छंगठंगी गोट्स होती हैं, ठीक है। छंगठंगी गोट्स होती हैं, छंगठंगी गोट्स होती हैं, उनसे जो है ये पश्मीना शॉल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। पश्मीना शॉल जो है वो इन छंगठंगी गोट से निकाला जाता है, ठीक है। तो अब अगर ये पश्मीना शॉल की बात करें, ये सबसे फाइनेस्ट होता है, ठीक है। सबसे फाइनेस्ट होता है, फाइन मीन्स बहुत अच्छा, मतलब सॉफ्ट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सॉफ्ट गोल्ड भी बोलते हैं इसको सॉफ्ट गोल्ड भी बोलते हैं। किसको? पश्मीना को, क्योंकि बहुत फाइन होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। और तीसरा हमारे पास आता है रफ़ल, ठीक है। रफ़ल भी एक तरह का होता है जिसको हम जैसे जो शॉल्स होते हैं मेनली जो मेन होते हैं वो भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको रफ़ल बोलते हैं, ठीक है। ये तीसरा है हमारा, दूसरा हमारा पश्मीना है, एक हमारा शहतूश है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो इसमें से है दैट इज़ पश्मीना। पश्मीना को फाइनेस्ट ऑफ ऑल बोलते हैं, सॉफ्ट गोल्ड भी बोलते हैं, और शहतूश बहुत कॉस्टलीस्ट होता है, इसको रिंग शॉल भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए शॉल्स की बात हो गई, अब चलते हैं कारपेट्स पे, ठीक है। कारपेट्स क्या होते हैं? कारपेट्स होते हैं जो आप जैसे मैटिंग अगर आप घर में कुछ बिछाते हैं उसको बोलते हैं कारपेट्स, ठीक है। कभी कभी आप ये टेबल पे भी डाल देते हैं, ठीक है। कभी कभी आप ये अपने फ्लोर पे भी डाल देते हैं, रूम के फ्लोर पे डाल देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप यूज़ करते हैं, इनको बोलते हैं कारपेट्स, ठीक है। अब कारपेट्स जो है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था JNK में? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन चलिए यहाँ पर भी हम लोग कवर कर लेते हैं। कारपेट्स को इंट्रोड्यूस करवाया था ज़ैनुल आबदीन ने, ठीक है। कारपेट्स को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? ज़ैनुल आबदीन ने, ठीक है। और ये कहाँ से इंट्रोड्यूस करवाया था कारपेट्स को? ये ईरान से इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। ईरान से लेकर आए थे ज़ैनुल आबदीन कुछ लोगों को यहाँ पे JNK में कारपेट बनाने के लिए, ठीक है। ज़ैनुल आबदीन कुछ लोगों को लेकर आए थे ईरान से कारपेट बनाने के लिए JNK में, ठीक। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि ज़ैनुल आबदीन ने कारपेट्स को इंट्रोड्यूस करवाया था JNK में, और ये इंट्रोड्यूस कहाँ से लेकर आए थे? इन कारपेट्स को इनको लेकर आए थे ईरान से, ठीक है। चलिए आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब चिनाब टेक्सटाइल मिल की बात करें, टेक्सटाइल मिल की, ठीक है। टेक्सटाइल है तो ये भी टेक्सटाइल मिल है, ये भी एक तरह की इंडस्ट्री होती है, तो ये भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आती है, ठीक है। ये लार्जेस्ट मिल है, ठीक है, लार्जेस्ट मिल है, ठीक है। अगर JNK की बात करी जाए, लार्जेस्ट मिल इज़ चिनाब टेक्सटाइल मिल, और वो कहाँ पे है? कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है चिनाब टेक्सटाइल मिल, और ये बनाई किसने है? KK बिरला ने, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे जो लार्जेस्ट टेक्सटाइल मिल है JNK में वो कौन सी है और कहाँ पे? तो दैट इज़ चिनाब टेक्सटाइल मिल, दैट इज़ इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट, और वो कब एस्टैब्लिश हुई थी? 1970 में, ठीक है। चिनाब टेक्सटाइल मिल कब एस्टैब्लिश हुई थी? 1970 में। कहाँ पे? कठुआ में। और किसने एस्टैब्लिश की थी? KK बिरला ने, ठीक है, KK बिरला ने। एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट टेक्सटाइल मिल, ठीक है, लार्जेस्ट टेक्सटाइल मिल है। चलिए आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं आगे सिल्क इंडस्ट्री पे, ठीक है। सिल्क इंडस्ट्री पे, सिल्क इंडस्ट्री की अगर बात करूँ तो ये दो हैं JNK में, ये दो हैं, एक तो है जम्मू में और एक है श्रीनगर में, ठीक है। एक तो है जम्मू में, एक है श्रीनगर में। जो श्रीनगर वाली है वो किसने बनाई है? रणबीर सिंह ने, ठीक है। रणबीर सिंह ने जो है वो श्रीनगर वाली सिल्क इंडस्ट्री बनाई है, ठीक। और कब बनाई है? 1897 में, ठीक है। 1897 में जो सिल्क इंडस्ट्री है कहाँ की? श्रीनगर की, वो किसने बनाई है? रणबीर सिंह ने, ठीक है। और दूसरी जो है दैट इज़ इन जम्मू। दो सिल्क इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, JNK में। चलिए आगे चलते हैं। स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री, अगर स्पोर्ट्स गुड्स की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पे बनते हैं? स्पोर्ट्स गुड इन द सेंस अगर बैट्स हो गए, ठीक है, या आपके बैट्स को ले लीजिए आप, मेनली इसमें बैट्स ही आते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? ये मीरां साहिब जम्मू में है, ठीक है। मीरां साहिब एक जगह है जम्मू में, वहाँ पे स्पोर्ट्स गुड्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। और अनंतनाग में भी बनता है, ठीक है। अनंतनाग इज़ इन कश्मीर, ठीक है। अनंतनाग जो है वो कश्मीर में है, वहाँ पे भी बनते हैं स्पोर्ट्स गुड्स। और मीरां साहिब जम्मू में एक जगह है, वहाँ पे भी स्पोर्ट्स गुड्स बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
देखिए आपको पता है ना, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, क्या क्या बन रहा है इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, इसलिए हम इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर है ये, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं राइस एंड फ्लोर मिल्स की, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, UR आपको लिखना है, ठीक है, ये आपको एडिट करके मिलेगी PDF, तो यहाँ पर आप लिख लेना राइस एंड फ्लोर मिल्स, ठीक है। फ्लोर मिल्स, फ्लोर का क्या मतलब होता है, आटा, ठीक है, आटा। तो राइस एंड फ्लोर मिल्स हमें कहाँ कहाँ पे मिलेंगी, RS-पुरा, RS-पुरा मीन्स रणबीर सिंहपुरा, ठीक है, जो कि जम्मू में है, और आपको श्रीनगर में भी मिलेंगी, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद अगर फूड इंडस्ट्री की बात करी जाए, फूड इंडस्ट्री की बात करी जाए, तो एक है सर्वेश्वर फूड्स, ठीक है, सर्वेश्वर फूड्स है, क्योंकि हम राइस और फ्लोर की बात कर रहे हैं, तो इसमें सर्वेश्वर फूड्स जो एक कंपनी है, सर्वेश्वर फूड्स, ठीक है, सर्वेश्वर फूड्स जो है वो एक कंपनी है, कौन सी कंपनी, राइस कंपनी है, एक राइस कंपनी है। और ये जो सर्वेश्वर फूड्स राइस प्रोड्यूसिंग कंपनी है, ये JNK की पहली कंपनी है, JNK की फर्स्ट ऐसी कंपनी है जिसका नाम कहाँ पे आया है, NSE की लिस्ट में, दैट मीन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में सबसे पहली ऐसी कंपनी कौन है, JNK की, ठीक है, तो दैट इज़ सर्वेश्वर फूड्स, और ये क्या प्रोड्यूस करती है, राइस, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। SME का यहाँ पे मतलब है, ये जो सर्वेश्वर फूड्स कंपनी है ये SME है, ठीक है, SME है, मीन्स दैट इज स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, स्मॉल मीडियम साइज्ड एंटरप्राइज, ठीक है, इसका मतलब ये है। आपको बस ये याद रखना है कि सर्वेश्वर फूड्स जो है वो JNK की पहली ऐसी कंपनी है जिसका नाम जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे आया है, और ये कंपनी जो है दैट इज़ अ राइस कंपनी, ठीक है, ये राइस प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे पावर जनरेशन, ठीक है, पावर जनरेशन, ये भी हमारा सेकेंडरी सेक्टर में ही आएगा, ठीक। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए जो JNK की अगर बात करूं, JNK की, क्योंकि हम JNK की इकोनॉमी स्टडी कर रहे हैं, तो ये जो हाइड्रो पावर होता है ना, पावर, जो हाइड्रो पावर मीन्स जो हमें रिवर्स से पावर मिलता है, ठीक है, जो हम रिवर्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसको हाइड्रो पावर बोलते हैं, या पानी से, ज़रूरी नहीं है सिर्फ रिवर्स से, पानी से जो भी हम, जहाँ पे भी पानी होगा वहाँ से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे, ठीक है। तो अब जो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है JNK का, ठीक है, JNK में कितना पोटेंशियल है हाइड्रो पावर प्रोड्यूस करने का, ठीक है, तो कितने मेगावाट्स, 20,000 मेगावाट्स, ठीक है, दिस इज़ मेगावाट, 20,000 मेगावाट्स जो है JNK में कैपेसिटी है कि वो 20,000 मेगावाट्स हाइड्रो पावर प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। लेकिन इतनी कैपेसिटी तो है इतनी, लेकिन अभी इसने इतना ज़्यादा आइडेंटिफाइड 20,000 नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसा माना जाता है, एक्सपेक्टेड है कि 20,000 कैपेसिटी है इसकी, लेकिन इसमें से आइडेंटिफाई कितना हुआ है, 16,475 मेगावाट, ठीक है, सिर्फ आइडेंटिफाई इतना हुआ है, 16,475। उस आइडेंटिफाइड में से अब हम क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन से रिवर का कितना कितना पोटेंशियल है, ठीक है, कितना कितना हाइड्रो पावर पोटेंशियल है। इस 16,475 को मैंने यहाँ पे बाइफर्केट किया है, ठीक है। अब देखिए चिनाब बेसिन की बात करें तो इसका कितना कैपेसिटी है, 11,283 मेगावाट, ठीक है। फिर झेलम रिवर की बात करें तो इसका है 3084 मेगावाट, ठीक है। अब रावी की बात करें तो 500 मेगावाट, ठीक है, और इंदस की बात अगर करें तो दैट इज़ 1608 मेगावाट, ठीक है। इतनी सबकी कैपेसिटी है। अब सबसे ज़्यादा कैपेसिटी आप देख सकते होंगे कि चिनाब में है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि JNK में कौन सा ऐसा रिवर है जिसकी सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है, हाइड्रो पावर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा किसका है, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की सबसे ज़्यादा कैपेसिटी कौन से रिवर की है, आपको दिया जाएगा झेलम, चिनाब, रावी एंड इंदस। तो आपको आंसर क्या करना है, चिनाब। आपको आंसर क्या करना है, चिनाब जो है इसमें सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है, कितनी कैपेसिटी है, 11,283 मेगावाट, ठीक है। चलिए आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। अब देखिए कैपेसिटी तो इतनी है, कैपेसिटी तो इतनी थी, आइडेंटिफाई इतना किया गया है, लेकिन ये जो आइडेंटिफाइड है ना,
आइडेंटिफाइड में से हमने अभी कितना एक्सप्लॉइट किया है, 17% ही हमने यूज़ किया है, ठीक है। हमारे पास इतनी अभी टेक्निक्स नहीं है, तो हमने अभी सिर्फ और सिर्फ 17%, इसमें से सिर्फ 17% का यूज़ किया है। वो 17% कितना बनता है, 2813.46 मेगावाट, ठीक है। तो मीन्स इसमें से हमने कितना एक्सप्लॉइट किया है, 2813.46 मेगावाट को हमने एक्सप्लॉइट किया है। टोटल कैपेसिटी इतनी थी, आइडेंटिफाई हमने अभी इतना किया है। इस आइडेंटिफाइड में से चिनाब इतना करता है, झेलम इतना, रावी इतना, इंदस इतना। अब इस आइडेंटिफाइड में से हमने एक्सप्लॉइड यानी कि यूज़ कितना किया है, यूज़ हमने सिर्फ और सिर्फ अभी 2813.46 मेगावाट किया है, विच इज़ 17% ऑफ जितना हमने आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। चलिए, आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जो हमारे पास JKSPDC, दैट मीन्स जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये जो है, ये कॉरपोरेशन जो है, ये कब बनी थी, 16 फरवरी 1995 में ये बनी थी, ठीक है। कौन सी कंपनी, कौन सी कॉरपोरेशन, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये कब बनी थी, 1995 में बनी थी। ये डेट आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ईयर याद रखने की ज़रूरत है, दैट इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1995, ठीक है। और ये क्या करता है, पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी अगर कोई चीज़ होती है पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो उनको कौन हैंडल करता है, उनको JKSPDC ही हैंडल करता है, स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो 1995 में बनी थी। तो ये क्या करता है, सारे पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह पे कितना पावर एक्सप्लॉइट करना है, कितना उसकी कैपेसिटी है, वो सारे इश्यूज़ को कौन हैंडल करता है, JKSPDC, ठीक है। चलिए, अब थोड़े से कुछ पावर प्रोजेक्ट्स की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं जो कि JNK में है, ठीक। देखिए, प्रोजेक्ट है, कौन से रिवर पे है वो, और प्लेस कौन सी है, मीन्स वो कहाँ पे लोकेटेड है वो प्रोजेक्ट्स, ठीक है। सबसे पहले अगर मोहरा पावर प्रोजेक्ट की बात करूँ, ठीक है, ये मैं आपको ट्रिक्स के थ्रू याद करवाना चाहूँगी, मोहरा, ठीक है। देखिए, आपको पता है एक डांस होता है जिसको हम मुजरा बोलते हैं, ठीक है। तो MU आपको यहाँ पे हटाना है, आपको क्या लिखना है, MOJRA मीन्स मुजरा, ठीक है। मुजरा एक तरह का डांस है ना, मुजरा होता है ना, एक तरह का डांस होता है जो परफॉर्म किया जाता है। तो M से मोहरा, ठीक है, मोहरा पावर प्रोजेक्ट, M से आएगा मोहरा, J से आएगा झेलम, एंड रा से बारा, ठीक है। बारह में रा आता है ना, तो 12। तो आपको याद रखना है मोहरा पावर प्रोजेक्ट जो है वो झेलम पे है, और वो कहाँ पे है, बारामूला में है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए, दूसरे की बात करते हैं। अभी उड़ी की बात करते हैं, ठीक है। उड़ी की बात करते हैं। देखिए, आप सबने अंडा भुर्जी तो बनाई होगी, ठीक है, अंडा भुर्जी आपने बनाई होगी, ठीक। तो B से आपको याद रखना है बारामूला, ठीक है, बारामूला आपको B से याद रखना है, ठीक, बारामूला। अभी आगे बताऊंगी और, ठीक है। U से UR से आपको क्या रखना है, उड़ी, ठीक है, UR से आपको उड़ी रखना है, और J से आपको याद रखना है झेलम, ठीक है। तो बुर्जी, ठीक है, बुर्जी आपको याद रखनी है B से, मीन्स बारामूला। अब आप बोलेंगे B से तो बड़गाम भी आता है, ठीक है, B से तो बड़गाम भी आता है, हमें कन्फ्यूजन होगा बारामूला या बड़गाम। तो आपको क्या रखना है, 12 अंडों की मैंने भुर्जी बनाई, ठीक है, 12 अंडों की मैंने भुर्जी बनाई। B से हो गया 12 अंडे मीन्स बारामूला, ठीक है। UR से हो गया उड़ी, और J से हो गया झेलम। तो अब देखिए, उड़ी कहाँ पे है, अब देखिए उड़ी कहाँ पे है, 12 उड़ी, 12 मैंने अंडे बनाए, भुर्जी बनाई, URJI, ठीक है। B हो गया बारामूला, UR हो गया उड़ी, और ये कहाँ पे है, JI झेलम रिवर पे है, ठीक है। चलिए, आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए, अब आपको तीसरा वाला बताती हूँ, ठीक है। सलाल डैम जो है, सलाल पावर प्रोजेक्ट जो है, ठीक है। देखिए, आप सब लोग शादी में तो गए होंगे, ठीक है, ये मेनली कश्मीरियों को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ये कश्मीरियों को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, बट फिर भी चलिए आप समझने की कोशिश कीजिए। सलाल, देखिए, साल का मतलब होता है जब शादी होती है ना कहीं पे, ठीक है, जब कहीं पे शादी होती है तो सलाल, ठीक है। सलाल से आपको क्या रखना है, साल रस, वहाँ पे हम लोग खाते हैं ना खाना, तो वहाँ पे फिर तरी होती है, तो रस, ठीक है। आपको रस से क्या याद रखना है, रियासी मीन्स साल रस। CHENAB चिनाब से क्या याद रखना है, चर्निस मीन्स चर्निस खानद्रस पे लाइडो में साल रस, ठीक। चर्निस मीन्स चिनाब, चर्निस खानद्रस यानी कि सालस पेट, चर्निस खानद्रस पेट लाइडो में साल रस, SAL साल, RESC रियासी, और चिनाब चर्निस खानद्रस पेट लाइडो में साल रस। तो ये जो सलाल प्रोजेक्ट है ये रियासी में है और चिनाब रिवर पे है, ठीक है। चलिए, आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं बगलिहार की, ठीक है। बगलिहार पावर प्रोजेक्ट, बगलिहार पावर प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे है, चिनाब में। इसको आप वो चिनाब पे है, हाँ, चिनाब रिवर पे है, और कौन सी जगह में है, डोडा में। इसको आप कैसे याद रखेंगे, बागदौड़, ठीक है, बागदौड़।
भाग दौड़ मत किया करो, ठीक है, भाग दौड़ मत किया करो। तो भाग दौड़ से आप याद रखेंगे या जो आपने पिछले ट्रिक जो आपने सलाल के लिए ट्रिक यूज़ करी थी, चैनिस खानद्रस पे लाड़े में साल रस, वैसे आप यहाँ पे रख सकते हैं चैनिस खानद्रस पे पे में वारिया भाग दौड़ करें, ठीक है। चैनिस खानद्रस पे पे में, चैनिस मीन्स चिनाब, चैनिस खानद्रस पे पे में वारिया भाग दौड़ करें मीन्स बगलिहार डैम जो है या बगलिहार पावर प्रोजेक्ट जो है वो दोड़ा में है, ठीक है, और चिनाब रिवर पे है, ठीक। चलिए अब दुलहस्ती की बात करते हैं, ठीक है। अगला आता है हमारे पास दुलहस्ती, ठीक है। दुलहस्ती जो है दैट इज़ इन किश्तवाड़, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, दैट इज़ इन किश्तवाड़, और वो कौन से रिवर पे है, चिनाब पे, या आप याद कर लेना, ठीक है। दुलहस्ती जो है वो चिनाब रिवर पे है और वो किश्तवाड़ में है, ठीक है। तो देखिए अभी आपको मैं थोड़ा सा जो है रिकैप करवा देती हूँ, रिविजन करवा देती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा रिविजन करवा देती हूँ। देखिए हम JNK इकोनॉमी पढ़ रहे थे, ठीक, JNK इकोनॉमी हम लोग पढ़ रहे थे। हमने पहले क्या पढ़ा था, JNK इकोनॉमी जो है वो कुछ रिसोर्सेज या कोई भी इकोनॉमी जो है वो रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है, जिसमें हमने रिवर्स पढ़े थे और रिवर से हमें हाइड्रो पावर मिलता है, ठीक है। फिर हमने गार्डन्स की बात करी थी, गार्डन्स से टूरिस्ट जो आते हैं लोग, उनसे हमारी इकोनॉमी बूस्ट होती है। फिर हमने बात करी थी कुछ लेक्स से, इसमें हमने डल लेक की बात करी थी, ठीक है। मैं पूरे लेक्चर्स का आपको रिकैप दे रही हूँ। डल लेक, यहाँ पे हमारे पास लोटस स्टेम था, ठीक है, और लोटस स्टेम जो है वो 300 रुपीज़ पर kg मिलता था, उससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो रही थी, क्योंकि हमारी UT ही जो है वो क्या कर रही थी, लोटस स्टेम प्रोड्यूस कर रही थी। इसका दूसरा नाम क्या था, नदरू भी इसको बोलते थे हम, और इसको हम कमल ककड़ी भी बोलते थे, ठीक है, इसको हम कमल ककड़ी भी बोलते थे, ठीक। चलिए अभी आगे चलते हैं। फिर हमने क्या किया था, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी, ठीक है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। JNK में अगर पैसा आता है तो वो कब आएगा, जब हम कुछ गुड्स जो है बाहर बेचेंगे, और JNK से पैसा तब बाहर जाता है जब हम बाहर से कुछ गुड्स लेकर आएंगे और उनके लिए हम पैसा पे करेंगे, इससे भी इकोनॉमी जो है उसमें फ़र्क पड़ता है, ठीक। फिर हमने पढ़ा था GDP जो है वो एक इंडिकेटर है इकोनॉमी को मेजर करने का। तो JNK के लिए SGDP है, उसको कौन मेजर करता है, डायरेक्टरेट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, इकोनॉमिक्स में हम GDP पढ़ते हैं और S से स्टैटिस्टिक्स, S से स्टेट, तो SGDP को कौन मेजर करता है, डायरेक्टरेट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर हमने पर कैपिटा इनकम पढ़ा था। पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला होता है जो टोटल GDP होती है हमारी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन जो है वो हमें देता है पर कैपिटा इनकम, जिसका नाम दूसरा नाम क्या है, इनकम पर पर्सन, ठीक है। इनकम पर पर्सन मींस एक इंसान की इनकम कितनी है, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। फिर हमने और एक लेक्चर में क्या पढ़ा था कि जो इकोनॉमी होती है उसमें कुछ सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। इसको हम एग्रीकल्चरल सेक्टर भी बोलते हैं, इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं, और इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चरल सेक्टर में रॉ मटेरियल्स आएंगे और नेचुरल रिसोर्सेज आएंगी, इसमें इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात होती है, और इसमें ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म के बारे में बात होती है, ठीक है। ये 19% GDP को कंट्रीब्यूट करता था, ये 22% करता था, और ये 57% करता था। लेकिन 70% पॉपुलेशन जो है उसको एम्प्लॉयमेंट कौन देता था, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। ये हमने पढ़ा था पीछे। उसके बाद हमने एग्रीकल्चर के अंडर बहुत सारी और भी चीज़ें आती थी, जैसे हॉर्टिकल्चर आती थी, फ्लोरिकल्चर आती थी, फिर सेरिकल्चर आती थी, और फिर क्या आती थी, लाइफ स्टॉक, ठीक है, ये चीज़ें आती थी, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में हमने सैफरॉन कल्टीवेशन पढ़ा था, सैफरॉन कल्टीवेशन पढ़ा था, और सैफरॉन को जो है क्रोकस सटाइवस बोलते हैं, ठीक है, सटाइवस बोलते हैं, ये इसका साइंटिफिक नेम है। सैफरॉन को एक फीमेल पार्ट जो होता है फ्लावर का, वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसका नाम है स्टिग्मा, उस फीमेल पार्ट का नाम है स्टिग्मा, ठीक है, और उसको हम स्टाइल भी बोलते हैं या उसको हम कार्पेल भी बोलते हैं, ठीक है। और वो जब हम वाटर में डालते हैं तो वाटर का कलर जो है वो ऑरेंज हो जाता है, और उसी को हम कोंग कहवा भी बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा फेमस है कश्मीर में, ठीक। फ्लोरिकल्चर में हमने गार्डन्स पढ़े थे, जैसे टुलिप गार्डन एक पढ़ा था, ठीक है। टुलिप गार्डन जो है वो कहाँ पे है, वो श्रीनगर में है, और वो ज़बरवान रेंजेस पर है, ठीक है, ज़बरवान रेंजेस पर है, ज़बरवान रेंजेस के फुट हिल्स में, ठीक है। फिर हमने सेरिकल्चर में सिल्क पढ़ा था, इसमें मलबरी ट्रीज़ इंपॉर्टेंट है, उनको हम मोरस अल्बा भी बोलते हैं, उस ट्री को, साइंटिफिक नाम है उसका। लाइव स्टॉक में हमने गोट्स पढ़ी थी, जिनसे
हमें पश्मीना शॉल मिल रहा था, और हमने काऊ और मिल्क के बारे में पढ़ा था, ठीक है, काऊ और मिल्क के बारे में। और मिल्क सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता था? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का दूसरा नाम क्या था? आनंद ऑफ कश्मीर, ठीक है। चलिए, आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर हमने पढ़ा था सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें हमने इंडस्ट्रीज़ की बात करी थी, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसकी बात करी थी। उसमें हमने हैंडीक्राफ्ट्स की बात करी थी। हैंडीक्राफ्ट्स में हमने वुड कार्विंग की बात करी थी, जिसमें हमने चिनार और वॉलनट की बात करी थी कि यहाँ से हमें क्या मिलता है? यहाँ से हम लोगों को वुड मिलता है, ठीक है। और उससे हम फिर वुड से बनाई हुई कुछ चीज़ें जैसे बैट्स वगैरह, फर्नीचर वगैरह होता है, वो बनाते हैं, ठीक है। बैट्स जो है वो विल्लो से भी बनता है, विल्लो वुड से, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था? हैंडीक्राफ्ट्स में हमारे पास शॉल्स आते थे, और हैंडीक्राफ्ट में हमारे पास और क्या आता था? वहाँ से हमारे पास कारपेट्स आते थे, ठीक है। शॉल्स 3 तरह के होते थे, वो मैंने आपको बताया, शहतूश, पश्मीना एंड रफल। और कारपेट्स जो है, कारपेट्स भी हमारे यहाँ पे JNK में किसने इंट्रोड्यूस करवाए थे? ज़ैनुल आबिदीन ने। और कहाँ से करवाए थे? ईरान से इंट्रोड्यूस करवाए थे, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट रहता है, वो मैं आपको अभी लास्ट में बताऊँगी, ठीक। ये हमने पढ़ा था, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। फिर हमने और क्या पढ़ा था? हाइड्रो पावर प्लांट्स। हाइड्रो पावर प्लांट्स में हमने क्या पढ़ा था? 20,000 कैपेसिटी है, मेगावाट्स कैपेसिटी है JNK की हाइड्रो पावर प्रोड्यूस करने की। इसमें से अभी तक 16,475 जो मेगावाट है वो अभी तक हमने आइडेंटिफाई किया है। जैसे चिनाब हो गया, झेलम हो गया, रावी और इंदस की कैपेसिटी है। सबसे ज़्यादा कैपेसिटी जो है हाइड्रो पावर प्रोड्यूस करने की, दैट इज़ चिनाब रिवर की है, ठीक है। कितनी है? 11,283 मेगावाट, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद लेकिन अब हमने आइडेंटिफाई तो चलो इतना किया है, उस आइडेंटिफाइड में से हमने एक्सप्लॉइट या यूज़ जो है वो अभी इतना किया है। कितना? 2813.46 मेगावाट, ठीक है। देखिए, ये आपको इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर पावर के रिलेटेड बात करूँ, हाइड्रो पावर के रिलेटेड, तो JKSPDC, दैट मीन्स जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द पावर प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, कॉरपोरेशन। और ये 1995 16 फरवरी में बनाया गया था, ठीक है। और पावर प्रोजेक्ट्स की अगर बात करूँ तो कुछ मेन पावर प्रोजेक्ट्स मैंने आपको मोहरा बताया। इसके लिए आपको ट्रिक क्या रखनी है? मुजरा रखनी है, ठीक है, मुजरा ट्रिक रखनी है। M फॉर मोहरा पावर प्लांट, J फॉर मीन्स ये झेलम रिवर पे है, R फॉर बारामूला में RA आता है, तो बारामूला यहाँ से याद रखना है, ठीक है। फिर अगर बात करूँ उड़ी की, तो उड़ी के लिए मैंने आपको रखा था बुर्जी, ठीक है, बुर्जी। B से बारामूला मीन्स 12 अंडों की बुर्जी मैंने बनाई। UR से उड़ी एंड J से झेलम रिवर पे है, ठीक है, झेलम रिवर पे है, ठीक है। उड़ी है, उड़ी डैम है, और ये बारामूला में है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर आपको मैंने सलाल प्रोजेक्ट के बारे में बताया था। साल रस रियासी में है, तो चाइनीज़ खानरस पेट लाइडो में साल रस, ठीक है। ये और ये चिनाब पे है, ठीक, ये क्लियर हो गया होगा। फिर मैंने बगलिहार के बारे में आपको बताया था। देखो, चाइनीज़ खानरस पेट पे में वारिया बाग दौड़ करें, ठीक है। बगलिहार डैम इज़ इन डोडा में है, और वो चिनाब रिवर पे है, ठीक है। और दुलहस्ती के लिए मैंने आपको कोई ट्रिक नहीं बताई है। दुलहस्ती के लिए आपको किश्तवाड़ याद रखना है। दुलहस्ती जो पावर प्रोजेक्ट है, दैट इज़ इन किश्तवाड़, और वो चिनाब रिवर पे है, ठीक है, चिनाब रिवर पे है। अब देखिए, एक चीज़ जो अभी हमें डिस्कस करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक। वेट, देखिए, जब हम लोग कारपेट्स हैंडीक्राफ्ट्स की जब हमने बात करी थी, तो वहाँ पे हमने शॉल्स और कारपेट्स की बात करी थी, ठीक है। तो शॉल्स और कारपेट्स जो होते हैं, ठीक है, जब हम शॉल्स बनाते हैं और कारपेट्स बनाते हैं तो उनका हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उनका हम एक्सपोर्ट करते हैं, या तो बाकी स्टेट्स में, क्योंकि ये यूटी में बनती है, हमारी यूटी JNK में बनता है, तो या तो हम इनको बाकी स्टेट्स में एक्सपोर्ट कर देते हैं, या तो हम इनको फॉरेन कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो टोटल एक्सपोर्ट की अगर बात करी जाए, तो टोटल एक्सपोर्ट शॉल्स और कारपेट्स को मिलाकर ही, शॉल्स प्लस कारपेट्स, देखिए, मान लीजिए अगर JNK का 100% एक्सपोर्ट, अगर JNK 100% एक्सपोर्ट करता है, इसमें से हो सकता है वो कुछ बैट्स एक्सपोर्ट करता हो, कुछ फ्रूट्स एक्सपोर्ट करता हो, वेजिटेबल करता हो, इसमें से 71.16 जो एक्सपोर्ट है वो किसका होता है? शॉल्स प्लस कारपेट्स का, ठीक है। 71.16% जो है सिर्फ और सिर्फ शॉल्स और कारपेट्स ही इतना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं एक्सपोर्ट में, ठीक है। इस 71.16 में से 41.08 कारपेट का एक्सपोर्ट होता है, 41.08%, और शॉल्स का कितना एक्सपोर्ट होता है? 30.08,
0.08%। ठीक है, तो बस यही चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि हम टोटल एक्सपोर्ट जो करते हैं 12 करोड़ रुपीज़ का एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और अगर 100% एक्सपोर्ट होता है JNK से, उसमें से 41.08% कारपेट एक्सपोर्ट होते हैं एंड 30.08% जो है शॉल्स एक्सपोर्ट होते हैं। और ये टोटल आपका कितना बनता है, अगर सिर्फ और सिर्फ शॉल्स और कारपेट्स की बात करी जाए तो 71.16 जो है सिर्फ और सिर्फ शॉल्स और कारपेट्स ही एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं। बाकी की जो बची कुची होती है, जो आपका ऑलमोस्ट 29% है, वो कौन एक्सपोर्ट करता है? हो सकता है उसमें कुछ फ्रूट्स हो, उसमें हम कुछ बैट्स एक्सपोर्ट करते हो, या उसमें हम कुछ अलग क्लोथ्स एक्सपोर्ट करते हैं, या कुछ भी एक्सपोर्ट करते हो। ठीक है, लेकिन ये वाली परसेंटेज जो है ये सिर्फ और सिर्फ शॉल्स और कारपेट्स ही एक्सपोर्ट में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम कितना एक्सपोर्ट हम सिर्फ और शॉल्स और कारपेट्स का ही करते हैं। ठीक है, और ये 12 करोड़ रुपीज़ जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं JNK से। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो हमारे पास है, वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, ये मैं आपको बताना चाहती थी। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, आपको समझ भी आया होगा, और जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी, और आपका रिविजन भी अच्छे से हुआ होगा। तो चलिए मिलते हैं इसके बाद हम अगले लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।